नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने कुछ प्रैक्टिस सेट किए थे और पद के भेद पढ़े थे कि शब्द कितने प्रकार से होते हैं, कितनी तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज हम समास पढ़ेंगे और मैं बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगी। बहुत बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। लेकिन दोस्तों, यदि मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आपको कोई कहता है कि हम 5 मिनट में या एक ही वीडियो में आपको पूरा समास या पूरा हिंदी पढ़ा देंगे, तो मेरे हिसाब से या तो वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, या तो फिर हम जो लोग उन की बातों में लग जाते हैं हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो एक ही वीडियो में आपको पूरा हिंदी पढ़ा ले। क्योंकि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की और अच्छा पढ़ाने की। और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप पेशेंस बना के रखिए और अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। पेन कॉपी उठाइए और साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक। तो हो सकता है ये टॉपिक 2 वीडियो 3 वीडियोज़ में भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझा सकूँ, ठीक। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर 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 करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। हमारा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक शब्द, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि संधि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी आपको इस तरह का सेम परिभाषा देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा अंतर होगा। तो यहाँ पे आपको ये अंतर ध्यान रखना है, ठीक। कभी कभी इस तरह से भी डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, ठीक। तो इसको हम प्रश्न को हम लास्ट में, क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर समास ही होगा, लेकिन इनके आंसर पर हम लास्ट में आएंगे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बने हैं। ये पूछे गए परीक्षाओं में जो हुई हैं हमारी परीक्षाएं, उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस टॉपिक्स को हमें किस तरह से पढ़ना है और कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक। देखो, दूसरा प्रश्न है इसमें, वशीकरण में कौन सा समास है। हो सकता है दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फालतू की चीज़ें ऐड ना करूँ और बिल्कुल सीधे अपना टॉपिक को पढ़ाऊँ, फालतू की बातें ना करूँ और आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक स्टूडेंट का समय कितना अमूल्य होता है, क्योंकि मैं भी खुद एक अभी स्टूडेंट ही हूँ। और मतलब मैं तो चाहती हूँ खैर कि खैर छोड़िए। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि वशीकरण में कौन सा समास है। तो देखो, हम इसको भी आगे लास्ट में समझेंगे, ठीक है। अगला है, अनायास में कौन सा समास है। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह क्या इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि देखो, हम 100 क्वेश्चन आंसर हम अक्सर देखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 100 क्वेश्चन रटने से तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण अच्छे से, एक नियम अच्छे से समझ जाएं, ताकि हमें 100 उदाहरण रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। देखो, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। अगला प्रश्न हमारा ये है, इसको भी हम आगे लास्ट में समझेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे अच्छे से कि क्या होना चाहिए। देश प्रेम में कौन सा समास है, इसे भी हम पढ़ेंगे आगे कि कौन सा होना चाहिए। और 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समास, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द, देखो हमारी अभी परिभाषा, यही परिभाषा से हमारा प्रश्न भी बना था, ठीक। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की
रचना करते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एक नवीन शब्द की रचना होनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उस शब्द को समास कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें जो चीज़ें नोट डाउन करनी है वो क्या क्या हैं। एक तो है समास की परिभाषा, दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है समास विग्रह, समस्त पद। ये शब्द हम आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये शब्द आप मेरे मुंह से बार बार सुनेंगे और हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो, इसलिए मैं पहले ही आपको ये इन शब्दों का अर्थ समझा देती हूँ। पूर्व पद, उत्तर पद, क्योंकि देखो कई बच्चे हैं जो लोग तो समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हो सकता है पहले पढ़ा हो तो समझ रहे होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही जो शब्द कोड होते हैं यही समझ में नहीं आते हैं, और जब तक आप इन शब्दों के इन कोडिंग को नहीं समझ पाओगे तब तक आप समास टॉपिक को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स, इन छोटे छोटे जो हमारे शब्द हैं इनके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो समास विग्रह यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि हमें समास समझना है तो उसमें समास विग्रह का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। देखो समस्त पद के सभी पदों को, अब समस्त पद क्या है, समस्त पद मतलब एक पूरा का पूरा शब्द जो हमने लिया है, ठीक है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको देखिए, तो क्या कह रहे हैं कि जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण से आगे हम समझेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप परिभाषा को ध्यान में रखिए, ठीक। अब देखो समस्त पद कहा ना मैंने कि पूरा एक शब्द होता है, उसे हम समस्त पद कह रहे हैं, और उसको जब हम अलग अलग टुकड़ों में काटते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं समास विग्रह, ठीक है। अब देखो समस्त पद की परिभाषा क्या कह रहे हैं, समास विग्रह से बना। अब हमने जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे ना शब्दों के, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे बनाया गया जो शब्द होता है ना, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के पूरा एक शब्द बनता है, तो उनसे मिलकर बने हुए शब्द को कहते हैं समस्त पद, ठीक। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ तक हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, ठीक। देखो समस्त पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। कभी कभी पूर्व पद दे देगा या प्रथम पद दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक। तो पूर्व पद जैसे देखो, मान लो एक शब्द है, ठीक है, मैंने उसको दो भागों में बांटा, यानी कि मैंने उसका समास विग्रह किया। दो भागों में बांटने का मतलब है समास विग्रह, ठीक है। और ये वाला जो पद होगा, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो हमारा उसके बाद का यानी कि उत्तर पद इसे कहते हैं, जो हमारा राइट साइड में होगा, ठीक। तो इस तरह से हम कहते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। समझ लेते हैं इसको। समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो समास के प्रकार, अब हमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि हिंदी में कितने प्रकार के समास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक। देखो कौन कौन से होते हैं, यहाँ मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो समास और उसके भेद, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, देखो अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया ना तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी समझने में, ठीक है। सबसे पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव आगे हम समझेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, ठीक। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास, ठीक। चौथा है हमारा द्विगु समास। पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। तो तीसरा हमारा था द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है हमारा कर्मधारय समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। देखो दोस्तों, कभी कभी आपको वर्तनी शुद्धिकरण एक हमारा टॉपिक है, उससे भी प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बहुव्रीहि कैसे लिखते हैं। तो देखो उच्चारण में हम क्या करते हैं, बहुव्रीहि मतलब दोनों बौ का उच्चारण करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बहुव्रीहि इस तरह से लिखा जाता है। इसको भी आप अपने माइंड में सेट करके रखिए, ठीक है, वर्तनी में काम आएगा आपको। देखो अब हम देखते हैं कि आपको एक कोडिंग मैंने यहाँ नीचे से, प्रत्येक समास के नीचे से मैंने कोडिंग दी हुई है, ठीक है। हर समास की अपनी एक पहचान होती है जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ठीक। तो देखो क्या है,
सबसे पहले है देखो अव्ययी भाव समास। आगे मैं इसको डिटेल से समझाने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक, एक कोडिंग मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब भी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको समझने में मतलब ढूंढने में, अपने आंसर तक पहुँचने में आसानी हो। ठीक, देखो अव्ययी भाव समास, तो प्रथम पद इसका क्या होता है? प्रधान। अव्यय का मतलब होता है अ मतलब नहीं, व्यय मतलब परिवर्तित होने वाला या व्यय होने वाला या परिवर्तित होने वाला। ठीक, तो जिस समास का पहला पद अव्ययी यानी कि कोई जो परिवर्तित नहीं होता है, सदैव एक जैसा रहता है उसका अर्थ, तो उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। और प्रथम पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है, क्योंकि अव्ययी पद है, कभी परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका प्रथम पद हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, अव्ययी भाव का कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब इस समास में हमें कारक चिन्हों को ध्यान में रखना होता है। यदि आपने कारक पढ़े होंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी। हो सकता है आपके जो ये तत्पुरुष समास है इसी में आपको कारक भी समझ में आ जाए कुछ हद तक। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान होता है हमारे तत्पुरुष समास में। ठीक, इसकी पहचान क्या है कि उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? पूर्व पद और उत्तर पद। मतलब ज़्यादातर जो समास होते हैं ना, जो समस्त पद होते हैं, उसे हम दो ही भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है प्रथम पद, दूसरा होता है उत्तर पद। हो सकता है किसी किसी में जब बहुत ही लंबा हमारा शब्द होता है तो हम उसे तीन भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, दो पद इसमें मुख्य होते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या होते हैं? पहला भी और दूसरा भी, यानी कि दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये हम आगे उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास का क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, कुछ मतलब पूरा सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा फिर आप कहोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द्विगु समास, देखो द्विगु समास में हमने क्या कहा? पहला पद संख्यावाची। अब संख्या क्या है? हमारी संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेके, ठीक है, एक से लेके जो प्राकृतिक होते हैं वो तो 1 से 9 तक। तो हमारी संख्या यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के आपको यहाँ पे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है? कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, या इससे आपको विशेषण विशेष्य भी समझ में आ जाएगा। यदि आपने विशेषण विशेष्य वाला, मैंने एक क्वेश्चन आंसर का एक अभ्यास सेट करवाया था, उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता विशेषण विशेष्य क्या है तो आपको इस टॉपिक के अंदर विशेषण विशेष्य समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय। अब अगला है हमारा लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समास है हमारा, क्योंकि जो सभी समास होते हैं ना, ये उनमें सबसे कहते हैं कि इसको ये समास का मतलब सबसे श्रेष्ठ समास इसी को माना जाता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास को। तो इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान। अब देखो हमने क्या कहा था? एक पद दो पद। ठीक है, हम इनको क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। ये था हमारा पूर्व पद, ये था हमारा उत्तर पद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों को मिला करके कोई तीसरी विशेषता निकल कर के आती है, किसी तीसरे की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तीसरा ही पद यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रधान होता है। तो कैसे होता है इसे भी हम आगे समझेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं अव्ययी भाव समास को डिटेल से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब अव्ययी भाव समास मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई है आपको यहाँ पे लिख करके, तो ये मैं आपको ओरली बता देती हूँ। अव्ययी भाव मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ। अव्यय का मतलब, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अ मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है परिवर्तित। ठीक है, तो परिवर्तन या परिवर्तित। ठीक है,
परिवर्तन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यय। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद का पहला पद, प्रथम पद, ये आपको नोट डाउन करना है, प्रथम पद प्रधान, ठीक है, प्रधान या अव्यय, या अव्यय, आपको राइटिंग थोड़ा मैनेज करनी होगी, अव्यय, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान या अव्ययी हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो कैसे, अब उदाहरण से हम समझेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। आजीवन, देखो आजीवन, तो देखो इसमें है ना हमारे पास, देखो आजीवन हम कह रहे हैं ये हमारा क्या है? समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद, इसको आप समस्त पद मान के चलिए, ठीक है, ये मतलब समस्त पद है हमारा, और इसको कहते हैं समास विग्रह, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, विग्रह। तो देखो हमारा ये वाला जो है ना, ये समस्त पद है इधर से, और ये जो है ये समास विग्रह है, ठीक है। तो समस्त पद हमारे पास क्या है? आजीवन, तो आ शब्द क्या है? इसमें अव्यय शब्द है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको और समझा देती हूँ। देखो, अव्ययी भाव समास की कभी भी पहचान करनी हो ना, तो उसमें क्या होता है? पहला पद हमेशा आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आपने उपसर्ग नहीं पढ़े तो मैं आपको समझाऊंगी अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और उसमें नया शब्द, उसका निर्माण, नए शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देखो, आज जीवन जब हम कह रहे हैं ना, तो जीवन शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है जो कि अपरिवर्तित शब्द है, ठीक है, यानी कि पूरे जीवन भर। इसका अर्थ क्या हो गया? समास विग्रह जब हमने किया पूरे जीवन भर, ठीक है। निर्विवाद, निर्विवाद में भी निर उपसर्ग लगा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आधा रॉ है हलंत सहित, तो निर उपसर्ग है विवाद, ठीक है, बिना विवाद के, तो ये भी क्या हो गया? अव्यय हो गया, ठीक है। यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य में भी पहला पद यथा है, दूसरा क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है। तो जो यथा शब्द है ना, वो क्या है? हमारा अव्यय शब्द है, ठीक। अनुसार, अनु, अनु क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, जैसा सार है वैसा, ठीक है, अनुसार। यथाशक्ति, यथाशक्ति में भी यथा क्या है? उपसर्ग है, शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह हो जाएगा। कभी कभी आपके पास पूछ लिया जाएगा यथाशक्ति का समास विग्रह बताइए, तो शक्ति के अनुसार, खैर ऐसे प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपको बताना है यथा क्या है? उपसर्ग है, अव्यय शब्द है, और वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है? हर एक दिन, ये भी क्या है? अव्यय शब्द है, ठीक है, इसमें प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, ठीक है। यथास्थान में भी यथा अव्यय हो जाएगा। ला जवाब में भी ला क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है। यथास्थिति, स्थिति जैसे स्थिति में है वैसे ही। यथा योग्य, जो जितना योग्य हो, ठीक है। यथा अकारण, अकारण में भी अ उपसर्ग है, कारण क्या है? मेन शब्द है, ठीक है, मुख्य शब्द, और अव्यय क्या है इसमें? अ उपसर्ग है, ठीक है। आह मरण, तो मरण शब्द में आ उपसर्ग जुड़ गया, यानी कि मृत्यु तक इसका अर्थ हो जाएगा, समास विग्रह को या अर्थ बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास बहुत ईजी है। पहला पद उसका क्या होता है? अव्यय होता है, और उपसर्ग होता है, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। देखो, अव्ययी भाव समास में मैंने जो भी आपको उदाहरण बताया ना, कभी कभी ये जो उदाहरण है ये डिट्टो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको आपको नोट डाउन करना है और ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो यही प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। चलिए, अब दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक। तो तत्पुरुष समास में देखो क्या है, यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है। तत्पुरुष समास में हमने क्या बताया था? इसका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसको आप ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर पद
प्रधान। ठीक, अब देखो अव्ययी भाव में तो क्या कहा था, पहला पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, कारक चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब हम आप आगे समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो हमारे पास 8 कारक होते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पे हम केवल कितने पढ़ेंगे, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, तीसरा है संप्रदान, ठीक है, चौथा है अपादान, पांचवा है हमारा अधिकरण, और छठा है, और देखो कारक चिन्हों के आधार पर बता रही हूँ मैं। ठीक, तो देखो कर्म तत्पुरुष कारक चिन्हों जो कि कारक चिन्ह इसमें प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, को कारक चिन्ह होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको इसी में कारक, वैसे तो मैं एक अलग टॉपिक है अलग से आपको समझाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि इसी टॉपिक में आपको कारक भी थोड़े थोड़े समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष और इसका कारक चिन्ह होता है को। कर्ता का जो होता है कर्ता हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ता को हम कारक में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कर्म यानी कि दूसरे कारक चिन्ह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्म जो कारक चिन्ह है ना, इसका सिंबल होता है को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, को। अब देखो यहाँ हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे उनमें आपको जब समास विग्रह करोगे ना, तो उसमें आपको को चिन्ह हर जगह मिलेगा। ठीक है, देखो अगर उसमें को चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो कोई दूसरा कारक चिन्ह हो जाएगा या दूसरा तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको समास विग्रह करना भी आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि समास कौन सा है। मान लो आपके पास पूछ लिया गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका समास विग्रह करोगे। ठीक है, उसके बाद अब ऑप्शन में मान लो आपके पास तत्पुरुष के ही भेद दे रखे हैं कि कारक तत्पुरुष जो है, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण हो गया, अपादान संप्रदान कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहचान करनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कारक जो हमारा समास है, समस्त पद है, उसको समास विग्रह कैसे करते हैं। तो देखो गगन चुंबी, तो यहाँ पे क्या है, गगन को चूमने वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हमने कहा था, उत्तर पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो गगन तो अपने आप में एक सिंपल सा शब्द है, लेकिन चूमने वाला यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, किसी की बात हो रही है, तो जो चूमने वाला है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे प्रधान शब्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पद क्या हो जाएगा, चूमने वाले की बात हो रही है तो वो क्या है, इसमें प्रधान है। ठीक है, और को कारक चिन्ह तो आपको ध्यान रखना है। पॉकेट मार, अब देखो पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, मारने वाला कोई व्यक्ति है। ठीक है, चोर है या कोई भी हो सकता है, डाकू। ठीक है, पॉकेट को मारने वाला, तो मारने वाला जो है ना, इसकी इसमें क्या है, प्रधानता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो को कारक चिन्ह आया, इसका मतलब क्या है, कर्म तत्पुरुष यहाँ पे है। ठीक, अगला है हमारा मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, मन को हरने वाला, तो हरने वाले की क्या है, यहाँ पे प्रधानता है, और को कारक चिन्ह है, क्योंकि तो हमें पहचान, हमें पता चलती है कि इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक, ग्रह, ग्रहागत, अब देखो ग्रहागत, ग्रह को आगत, आगत का मतलब क्या होता है, आने वाला। ठीक है, तो ग्रहागत यानी कि घर को, ग्रह मतलब घर। ठीक है, तो ग्रह को आगत यानी घर को आने वाला, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसका भी दूसरा पद जो है वो क्या है, प्रधान है, और इसमें कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है, को लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कर्म तत्पुरुष की प्रधानता है। ठीक, मुंह तोड़, कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह को तोड़ने वाला यानी कि कोई रिप्लाई ही नहीं मिला उसका, कोई दूसरा मतलब किसी ने पलटवार नहीं किया उसका। ठीक है, मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो मुंह को तोड़ने वाला क्या है, किसी की प्रधानता बता रहा है, दूसरा पद क्या है, तोड़ने वाला प्रधान है, और को कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर है विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, जनक का मतलब है जन्म देने वाला। ठीक है, तो जन्म देने वाला क्या है, दूसरा पद प्रधान है यहाँ पे, और को कारक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह से कमर तोड़ है, कमर को तोड़ने वाला। जितेंद्रिय,
इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। तो इन जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, अब कोई भी हो सकता है ना, आप भी जीत सकते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। और इंद्रियों को वश में करने वाला या जीतने वाला क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, को कारक चिन्ह लगा हुआ है तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कारक जो हमारा टाइप है करण तत्पुरुष, ठीक है। तो देखो इसका कारक चिन्ह क्या होगा, देखो आपको बहुत आसानी से इस PDF के द्वारा समझने में आसानी होगी। देखो इसका कारक चिन्ह क्या है, के द्वारा या फिर से। देखो कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये दोनों ही इसके क्या हैं, कारक चिन्ह हैं। आपको के द्वारा भी मिलेगा और से भी मिलेगा, ठीक है। देखो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी। तो तुलसी के द्वारा कृत, या कृत का मतलब होता है रचित, ठीक है। तो के द्वारा आया ना, के द्वारा चिन्ह, तो क्या है इसमें, समास विग्रह करके जब हमने देखा तो करण तत्पुरुष के द्वारा चिन्ह आया, ठीक। रस भरा, अब देखो हमने कहा था कि या तो चिन्ह क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका के द्वारा या फिर से आ जाएगा। तो रस भरा, रस से क्या है, भरा हुआ है। अब एक आपको ये से आपको एक अगले टाइप में भी मिलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे अलग है, ठीक है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य या साधा जा सके, कष्ट से साध्य यानी जो साधा जा सके, ठीक है, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा आया ना, यहाँ पे के है, आपको ध्यान रखना है, हस्त के द्वारा या हस्त द्वारा लिखित जो भी है, ठीक है, द्वारा या के द्वारा आना चाहिए। दोष पूर्ण, दोष से पूर्ण। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त हो गया। भयभीत, भय से भीत। फिर है करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, अकाल से पीड़ित, ठीक है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त हो जाएगा। काम चोर, काम से चोरी करने वाला या काम चोर, काम से चोर जो है, ठीक है, जो मन काम से मतलब अपना जो काम चोरी करता है, ठीक है, बहाने बनाता है इस तरह से, तो काम चोर हो गया। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, कारक चिन्ह इसका क्या आ जाएगा, के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो गौशाला, देखो गौशाला लिखा हुआ है, गौ, गौ का मतलब क्या होता है, गाय होता है। शाला का मतलब होता है रहने का स्थान, ठीक है, या उनका घर कहें या रहने का स्थान। तो गाय के लिए जहाँ पे मतलब गाय के रहने का जहाँ स्थान होता है उसे कहते हैं गौशाला। तो गौ के लिए या गाय के लिए शाला, ठीक। अगला है रसोई घर, यहाँ पे भी कारक चिन्ह आपको दिख रहा होगा। रसोई के लिए भवन या घर, ठीक है, जहाँ पे रसोई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे खाना वाना बनाया जाता है ना। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, है ना। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार यानी कि जिसमें क्या होते हैं, दैनिक न्यूज़ होती है ना, समाचार होते हैं, तो के लिए पत्र। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला मतलब एक स्थान जहाँ पे पढ़ाने के लिए सुनिश्चित किया जाता है ऐसा स्थान, ठीक है। तो पाठ के लिए शाला क्या कहेंगे, पाठशाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आपको चिन्हों के द्वारा आप समझना है, बहुत आसान है समझना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, भेंट जो हम देते हैं, है ना। रणभूमि, रण के लिए भूमि, ठीक है। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, ठीक है, जहाँ पे न्याय का घर होता है, जहाँ पे हम न्याय मतलब हर कोई न्याय की इच्छा से जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यायालय। अब अगला है यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, जो आपने देखा होगा मंडप या जो बनाया रहता है ना, उसे कहते हैं यज्ञ के लिए वेदी, ठीक। अब अगला है, ये भी समझ में आ चुका होगा आपको, अपादान तत्पुरुष, और इसका कारक चिन्ह क्या है, से। देखो से हमने ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ, किस में पढ़ा था भाई, करण तत्पुरुष में से आया था ना, यहाँ पे के द्वारा तो है ही, लेकिन से भी आया था इसमें, ध्यान रखना। आपको मैंने बताया था कि दो जगह आपको से देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी से है करण में, और आपको अगले इसमें क्या है, इसका तो मेन कारक चिन्ह क्या है, से ही है, किसका, अपादान का। लेकिन अपादान कारक क्या होता है, हमेशा मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो कोई चीज़ है,
ठीक है। अगर चलो मैं अभी उदाहरण से आपको समझाती हूँ। देखो, एक पेन है मान लो, ठीक है। आपने कलम से लिखा, ठीक है, कलम से लिखा, कलम आपके हाथ में है, आप उससे लिख रहे हैं, आपके हाथ से चिपटी है, आपने उसको पकड़ रखा है, आपके हाथ में है, कलम से लिखा, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा आपका कौन सा, ये ऊपर वाला करण तत्पुरुष, ठीक है। जब आप किसी मतलब काम को करने का जो साधन होता है ना, जिस चीज़ से आप काम को कर रहे हैं वो आपसे जुड़ी हुई है, तो वो करण में आ जाएगी, ठीक है, साधन जो होता है काम करने का। लेकिन अगर मैं कहूँ पेन हाथ से गिरी, तो अब क्या हो गई, पेन आपके हाथ से गिर चुकी है, आपसे अलग हो चुकी है। तो उस दशा में आपके पास जो कारण कारक चिन्ह लगता है ना, उसमें अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगर चीज़ आपके पास है, आपका हथियार है मान के चलो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, करण हो जाएगी, आपके काम को अंजाम देने वाली चीज़ है वो, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई है। और अगर वो आपके हाथ से गिर गई या आपसे अलग हो गई, तो उसमें क्या लग जाएगा, अपादान लग जाएगा। सिंपल सी बात है समझने के लिए, ठीक है। अब उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं। देखो, राजद्रोह, राज से द्रोह। अब देखो, जो व्यक्ति राजद्रोह करेगा वो क्या होगा, राज्य में रहेगा या राज्य से बाहर रहेगा। भाई, राजद्रोह करने की सज़ा तो यही होती है ना कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, है ना। घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया जाएगा, राजकाज से बर्खास्त किया जाएगा। तो वो क्या है, अलग हो रहा है। यहाँ पे एक भाव आपको समझना है ना। हर बात का क्या होता है, एक अर्थ होता है। तो आपको क्या करना है, जो ये शब्द दिए हुए हैं ना, इनको अपने दिमाग में बिठाना है और इनका अर्थ ग्रहण करना है कि इस शब्द के पीछे का जो अर्थ है वो क्या निकल कर के आ रहा है। फिर आपको आराम से आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो, राजद्रोह कह रहे हैं ना, तो राजद्रोह यानी कि राज्य से द्रोह कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया, अपोजिट चले गया उससे, तो अपोजिट चले गया यानी कि अलग हो गया, है ना। फिर है गुण युक्त, गुण से युक्त। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, आपको ये समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अलग होने के अर्थ में ही ये कारक चिन्ह लगता होगा, है ना। कभी कभी किसी चीज़ के जुड़ने से, यानी कि आपसे जुड़ रही है। लेकिन देखो, मान लो मैं अपने घर से जा रही हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने घर से गई और मैं अपने दोस्त से मिलने गई, ठीक है, उसके घर गई मैं, तो अपने घर से क्या हो रही हूँ, अलग हो रही हूँ। और यहाँ किसी के घर में क्या हो रहा है, मेरा प्रवेश हो रहा है, यानी कि मैं उनसे जुड़ रही हूँ। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी आपको समझनी है। गुण से युक्त, यानी कि उसमें क्या है, गुणों से मतलब वो गुण उसके अंदर आए हुए हैं कहीं से, ठीक है। तो गुण से युक्त यानी कि इसमें भी क्या लगेगा, आपका कौन सा कारक लगेगा, अपादान तत्पुरुष लगेगा, ठीक। नेत्रहीन, अब नेत्रहीन क्या हो गए, नेत्रहीन यानी कि उसकी आंखें क्या हो चुकी हैं, उससे जा चुकी हैं, ठीक। तो नेत्रहीन, इसमें भी क्या हो जाएगा, अपादान हो गया, यानी अलग हो रहे हैं यहाँ पे। कर्म विमुख, कर्म से विमुख, विमुख का मतलब क्या होता है, अलग होना, है ना। तो अपने कर्मों से अलग होना, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब ऋण से मुक्त यानी कि क्या था, उस पर कर्जा था, अब उसने क्या कर दिया, कर्जा चुका दिया। अभी तक वो ऋण की क्या था, चंगुल में फंसा हुआ था, ठीक है, और उसने अब कर्जा चुका दिया है, तो अब क्या हो गया है, वो उससे मुक्त हो चुका है ना। समझ में आ गया, ठीक है। अब है बालहीन, बाल से हीन, ठीक है। सॉरी, यहाँ बालहीन दिया है लेकिन यहाँ बलहीन दिया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बलहीन होगा, ठीक है, बालहीन नहीं होगा, बलहीन होगा, आप इसको सही कर लीजिए। बल से हीन यानी कि जिसके पास क्या नहीं है, बल नहीं है ना। कई लोग सोच रहे होंगे बाल से हीन, कहीं हमारे बारे में बोल रहे होंगे, हम गंजे हो गए हैं, कई लोग हो गए होंगे, तो ये तो अब बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए, तो ये उस पर्पस में नहीं है, ये बलहीन है, ठीक है। बल से हीन यानी कि उसका बल क्या होना, हीन हो जाना, वो बल उसका ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, ठीक। फिर है धनहीन, तो धन से हीन यानी कि धन का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, है ना। धन से हीन, धन क्या हो रहा है, उससे अलग हो रहा है ना। फिर है पद भ्रष्ट, अपने स्थान से क्या होना, भ्रष्ट होना, अपने जिस काम पे वो जो काम कर रहा था, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म पथ से क्या करता है, भ्रष्ट जीवन जीने लगता है, या अपने जो उसका कर्म है, जो उसका काम है, उससे वो अलग ही दिशा में जा रहा है या अलग ही काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पद से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी गलत काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही पद से भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। फिर है पाप मुक्त, पाप से
यहाँ रिक्त लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो जाना है ना। हृदयहीन, हृदयहीन यानी कि जिसके सीने में क्या नहीं होती है, दया नहीं होती है। हृदयहीन का ऐसा मतलब नहीं है कि आपका हृदय काट के आपसे, या आपका जो हृदय है वो आपसे नष्ट हो गया, दूर चले गया कहीं, ऐसा नहीं है। हृदयहीन का मतलब, हृदय का मतलब क्या होता है, दया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास दया नहीं है, मानवता नहीं है, किसी के प्रति कोमलता का व्यवहार नहीं है इस तरह से, तो हम उसे भी क्या कहते हैं कि देखो कितना हृदयहीन व्यक्ति है, बोलते हैं ना। तो हृदयहीन का मतलब वही होता है, एक भाव आपको यहाँ पे ग्रहण करना होता है। ठीक है, मेन पर्पज़ इसका यही है कि आपको जब तक इसमें भाव समझ में नहीं आएगा, आप इसका समास विग्रह भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, उनका हमें भाव समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइज़ करिए और आपको फिर नोट्स बनाते जाइए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो अधिकरण तत्पुरुष, अगला पार्ट हमारा इसका जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष, और इसका कारक चिन्ह क्या है, मैं और पर। इसका भी 2 कारक चिन्ह लगते हैं। ठीक है, मैं या पर। ठीक है, मैं या नहीं, या का मतलब या तो मैं या तो पर। हाँ, मतलब जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो या तो मैं ही आ जाएगा या पर ही आ जाएगा, लेकिन 2 इसके चिन्ह हैं। ठीक है, पहचान चिन्ह हैं। देखो आप बीती, तो आप का मतलब यहाँ पे आप मतलब दूसरे के बारे में नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रयोग। ठीक है, तो ये आप मतलब होता है, आप मतलब स्वयं की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पर कहते हैं ना, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, तो आप बीती क्या होती है, अपने पे जो बीती होती है ना, तो अपनी बात हो रही है, वो आप शब्द क्या है, अपने लिए प्रयोग किया गया है। तो आप बीती यानी अपने पर बीती। तो देखो आपको कारक चिन्ह दिख रहा है ना, पर कारक चिन्ह हमने यहाँ पे प्रयोग किया। पुरुषोत्तम, देखो पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ दूसरा कारक चिन्ह भी आ गया, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, कारक चिन्ह पहचान लिया होगा आपने। शरण, शरणगत या शरणागत इसको कर लीजिएगा, शरण में आगत। ठीक है, शरण में आया हुआ। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, सिर दर्द, सिर में दर्द, कारक चिन्ह क्या लग जाएगा, मैं और पर, ये आपको पहचान करनी है। ईश्वर, ईश्वरोधीन यानी कि ईश्वर पर अधीन या ईश्वर के अधीन, ईश्वर पर अधीन यानी कि ईश्वर पर जो पूरी तरह से डिपेंड होता है ना, उसे कहते हैं ईश्वरोधीन। ठीक है, ईश्वरोधीन, तो ईश्वर पर अधीन। ऋषि राज, ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा यानी कि जो ऋषियों का जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि होता है उसे ऋषि राज कहते हैं, और ऋषियों में राजा। ठीक, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, जो हर जगह व्याप्त होता है। ठीक, सर्वव्याप्त में कारक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। बस आपको कारक चिन्ह याद रखने हैं कि अधिकरण का कौन सा लगता है ना। फिर है देवाश्रित, देव पर आश्रित। ठीक है, देव पर आश्रित, पर कारक चिन्ह है। आत्म केंद्रीय यानी आत्मा पर केंद्रित। ठीक, तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो ये तत्पुरुष, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, दूसरा समास है हमारा। और उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और कारक चिन्ह हमारे 8 हैं, ये लगे हुए हैं, जैसे ये अधिकरण है तो ये कारक है। अगर हम इसको हटा दें, यहाँ से तत्पुरुष को हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, मैं पर। ठीक, इसी तरह से जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अपादान, तो ये भी क्या है, अपादान है। अगर तत्पुरुष को हटा दें तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कारक भी समझने हैं। तो उसका चिन्ह क्या हो जाए, जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए अपादान का कारक चिन्ह क्या है, तो से यहाँ पे हो जाएगा। और से कैसा, अलग या जुड़ने के अर्थ में। ठीक, अब अगला है हमारा अधिकरण, हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा सबसे मतलब इसमें जो अगला आता है संबंध तत्पुरुष। तो देखो संबंध, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है जहाँ पे संबंधों की बात हो रही हो, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या हो रहा है, जुड़ाव होने का इसमें हमें भाव नज़र आएगा। ठीक है, तो देखो इसका कारक चिन्ह है का, की, के। ठीक है, और भी अगर आपको देखने हो तो रा, री, रे, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला उदाहरण है इसमें देवालय, देव का आलय, का कारक चिन्ह आया। ठीक है, देव का आलय, अब देखो कैसे, आलय का मतलब होता है घर, देव मतलब देवता, तो देवता का घर। ठीक है, तो इस घर का संबंध किससे है, देवता से है, यानी कि वो घर किसका है, देवता का है। तो यहाँ पे देव का आलय यानी कि घर और देवता क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, मुख दर्शन,
मुख के दर्शन। तो मुख के दर्शन, मुख शब्द क्या है, दर्शन शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो दर्शन है ना वो मुख का क्या करा रहा है, परिचय करा रहा है। तो यानी कि आपस में क्या है, इनका संबंध है। कन्या दान, कन्या का दान, तो ये भी क्या है, कारक चिन्ह से आपने पहचान कर ली होगी, है ना, कन्या का दान। अन्न दान, अन्न का दान। श्रम दान, श्रम का दान। सत्य प्रतिज्ञा, सत्य की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का संबंध किससे है, सत्य से है, ठीक है। फिर है कृशांगी, कृष्ण का अंग, कृशांगी यानी कि किसी, जैसे हम किसी का नाम भी आपने सुना होगा कृशांगी, ठीक है, कृष्ण का अंग। तो इस तरह से यानी कि इस अंग का संबंध किससे है, कृष्ण से है, ठीक। वीर कन्या, वीर की कन्या, ठीक है, वीर जो कन्या का संबंध है वो किससे है, वीर से है, ठीक है, वीर की कन्या। ऋषि कन्या, कन्या का संबंध ऋषि से है, तो क्या है, की कारक चिन्ह के कारण क्या आ जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। मनः स्थिति, मन की स्थिति, ठीक है, मन की स्थिति, यानी स्थिति कैसी है, मन की है, ठीक है, तो मन का संबंध, स्थिति का संबंध मन से है। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तो ज्ञान का संबंध किससे है, आत्मा, आत्मज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, और क्या है, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, संबंध किससे है, अपनी आत्मा से है, ठीक है, ज्ञान का संबंध। जल राशि, जल की राशि, तो राशि का संबंध क्या है, जल से है, तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक चिन्ह, है ना। तो अब हम अगला उम्मीद करती हूँ कि संबंध तत्पुरुष, तो 6 कारक तत्पुरुष के कितने हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। तो हमने 6 के 6 पढ़ लिए, संबंध तत्पुरुष हमारा 6ठा भेद था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कारक चिन्ह जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पूरे 8 कारक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन तत्पुरुष के भेद आपसे पूछ लिए जाएँ तो आपको हमेशा क्या करना है, तत्पुरुष के कारक चिन्हों के आधार पर अगर पूछें तो 6 भेद आपको बताने हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये 6 के 6 आपको समझ में आ गए होंगे। और देखो, चलो अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि हमारे प्रश्न क्या थे। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, समास कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न था हमारा, देखो आज हमने 2 समास पढ़े, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, तो उसी से ये प्रश्न भी बने हुए हैं, ठीक है। अगला समास हम जब पढ़ेंगे तो उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। वशीकरण में कौन सा समास है, तो वश में करने वाला कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। फिर है अनायास, अनायास में कौन सा समास है, सीधी सी बात है, अव्ययी भाव। अन्न क्या है, इसमें उपसर्ग है, यास, ठीक है, अनायास, तो यह क्या है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है हमारा पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, अभी तो पढ़ा था, तो पथ से भ्रष्ट यानी कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। देश प्रेम, देश से प्रेम, करण तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। और कौन सा है, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष के तत्पुरुष समास है और उसके अंदर कौन सा है, करण तत्पुरुष समास, देश से प्रेम, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 प्रश्न, हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले समास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।